केंद्रीय बैंक किसी भी देश में मुद्रा के विनिमय को, मुद्रा के प्रचलन को, मुद्रा के अस्तित्व को नियंत्रित करता है। यूं कहें, मुद्रा यानी कि नोट यानी कि पैसे को जारी करने का, नियंत्रित करने का पूरा कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। लेकिन उस मुद्रा को यानी कि पैसे को जनता के बीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है व्यापारिक बैंकों की, यानी कमर्शियल बैंक्स की, जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये सभी बैंक मिलकर क्या करते हैं, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाते हैं या घटाने का काम करते हैं। कैसे? लोन देकर। क्योंकि इन सभी बैंकों का यानी कि कमर्शियल बैंकों का काम होता है जनता से उनकी जमाओं को अपने पास सुरक्षित रखना और उन जमा के आधार पर जनता को लोन देना, उधार देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे होता है। इस टॉपिक पे, टॉपिक अगर नहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दे रखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र का, उस पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, आपको ये टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। अब व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, मुद्रा का सृजन करते हैं, साख का सृजन करते हैं। तो व्यापारिक बैंक जब साख का सृजन करते हैं तो उससे होता क्या है, इसका मतलब व्यापारिक बैंक, ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं बेटा, व्यापारिक बैंक करते हैं साख का सृजन। साख सृजन, साख सृजन कैसे होता है? साख सृजन होता है मुद्रा पूर्ति से। किससे होता है? मुद्रा पूर्ति से। अब होता क्या है, कभी कभी क्योंकि व्यापारिक बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। क्या होता है बेटा? लाभ कमाना। तो जनता के साथ मुद्रा का विनिमय किया जाता है, जनता के साथ पैसों का लेन देन किया जाता है व्यापारिक बैंकों द्वारा। इससे मुद्रा के लेन देन के दौरान कभी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और कभी मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो उस समय में समाज में, अर्थव्यवस्था में लोगों की जो सामूहिक मांग है, कौन सी मांग? सामूहिक मांग, समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, वो भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है ना, सामूहिक मांग ज़्यादा हो जाती है, सामूहिक पूर्ति कम हो जाती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है महंगाई, जिसको जो अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं बेटा? मुद्रास्फीति। मतलब अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है, महंगाई की स्थिति आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यापारिक बैंकों के द्वारा लोगों में ज़्यादा लोन बांटा जा रहा है, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा पूर्ति से महंगाई बढ़ जाती है। अब इस महंगाई को बढ़ने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, क्योंकि महंगाई, भाई चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोगों के लिए नुकसान है, खरीदारी नहीं कर पाएंगे, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाएगा। इसी से एक उल्टी स्थिति है, कभी कभी लोन महंगे हो जाते हैं, लोन महंगे होने से मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, मुद्रा की पूर्ति घट जाने से लोगों की आय कम हो जाती है। क्या हो जाती है? आय कम हो जाती है, जिससे लोगों की जो सामूहिक मांग है वो घट जाती है। और सामूहिक मांग घटने से क्या होता है, सामूहिक मांग कम हो जाता है, सामूहिक पूर्ति ज़्यादा होती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में आती है मंदी, यानी कि मांग का कम होना, बिकवाली कम हो जाना। इससे उत्पादन कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, उत्पादन की यूनिट बंद होने लग जाती हैं, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इसका मतलब साफ है कि जो व्यापारिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं, साख का सृजन करते हैं, उससे कभी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी मुद्रा की पूर्ति बहुत घट जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों का जन्म होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में महंगाई का बढ़ जाना, अर्थव्यवस्था में मंदी का आ जाना। और इस स्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक तो लाभ के लिए काम करेंगे। अब व्यापारिक बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक। अब बीच में इस सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंट्रोल, नियंत्रण। तो साख का सृजन को कंट्रोल करना, यानी कि इसको बोलते हैं साख का नियंत्रण। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूं, केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है, सॉरी साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है। क्योंकि सृजन, साख का निर्माण, उधारी बांटना, ये काम होता है व्यापारिक बैंक का, लेकिन उनको कंट्रोल में रखना किसके लिए? समाज के हित के लिए, अर्थव्यवस्था के हित के लिए, वो काम होता है केंद्रीय बैंक का। तो केंद्रीय बैंक इन सभी स्थितियों से कैसे निपटती है? तो केंद्रीय बैंक मुद्रा की
पूर्ति बढ़ जाने पर या मुद्रा की पूर्ति घट जाने पर कई तरह की जो है उपकरणों का, कई प्रकार के नियमों का प्रयोग करती है ताकि अर्थव्यवस्था में इस सबको नियंत्रित रखे और अर्थव्यवस्था को क्या रखा जा सके, संतुलन में रखा जा सके, इसलिए बहुत सारे कार्य करती है। तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की स्थिति को बचाने के लिए जो भी काम करती हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय बैंक की सभी नीतियों को इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए, साख को नियंत्रित रखने के लिए केंद्रीय बैंक जो भी उपाय करती है, जो भी नीति अपनाती है, उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। और मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें डिटेल से, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। व्यापारिक बैंकों के साख सृजन को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा दो प्रकार की स्थितियां प्रयोग की जाती हैं, जिसको बोलते हैं साख नियंत्रण की रीतियां। क्या बोलते हैं, साख नियंत्रण की रीतियां। और ये दो प्रकार की होती हैं, परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है गुणात्मक यानी कि चयनात्मक साख नियंत्रण यानी कि क्वालिटेटिव। अब यहाँ पर परिमाणात्मक में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, या तो मुद्रा पूर्ति को कम किया जाता है या मुद्रा पूर्ति को बढ़ाया जाता है। जबकि गुणात्मक नियंत्रण विधियों में साख की पूर्ति को डायरेक्टली जो है यहाँ पर प्रभाव नहीं डाला जाता, इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से उपकरण हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर डायरेक्टली व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों पर प्रभाव डाला जाता है, ताकि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो व्यापारिक बैंक मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दे या मुद्रा की पूर्ति घटा दे, जैसा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति आती है। तो इसके लिए केंद्रीय बैंक चार प्रकार की विधियों का प्रयोग करती हैं, चार नीतियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला है बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर को इंग्लिश में बैंक रेट बोलते हैं, खुले बाजार की क्रिया को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद कोष अनुपात को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और शॉर्टकट में वो लिखा जाता है इसको CRR। वहीं पर सांविधिक तरलता अनुपात को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है SLR। वहीं रेपो रेट दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये 6 प्रकार की विधियां हैं जिसका प्रयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति को घटाने के लिए या मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करती है। कैसे, सभी विधियों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली रीति है बैंक दर नीति, बैंक रेट। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बैंक दर क्या होता है। देखिए, बैंक दर एक ऐसा दर होता है जहाँ पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को लोन देती है। मतलब जिस दर पर केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को उधार दिया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, उस दर को बैंक दर के नाम से जानते हैं। और बैंक दर से लोन लेकर ही व्यापारिक बैंक जनता के बीच में ऋण बांटती है। तो ऐसे में पहले केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को लोन दिया जाएगा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा फिर जनता को ऋण दिया जाएगा। ऐसे में जो है बैंक दर से ब्याज दर ज़्यादा होता है। तो बैंक दर का प्रयोग डायरेक्टली व्यापारिक बैंकों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे, समझिए। ये मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में कौन है, RBI बैठा हुआ है। भारत में कौन, RBI के नीचे है तमाम व्यापारिक बैंक यानी कि जैसे SBI, BOB, ठीक है ना, HDFC, ये सब होता है व्यापारिक बैंक। ठीक है, तो इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने लोन ले रखा है RBI से, और RBI से लोन लेने को हम क्या बोलते हैं, बैंक दर। क्या बोलते हैं, बैंक दर। मान लीजिए बैंक दर निर्धारित किया गया है 8%। कितना प्रतिशत, 8। हालांकि कम होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब SBI वाले किससे, ये बैंक जो है डायरेक्टली जनता के साथ जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं। और जनता की मांग पर, जनता की जरूरत पर जनता को ऋण दिया जाता है। क्या जाता है, जनता को ऋण दिया जाता है। तो जनता को जिस दर पर ऋण दिया जाता है उस दर को बोलते हैं ब्याज दर। भाई, इन्होंने 8% के हिसाब से केंद्रीय बैंक से लोन ले रखा है। तो अब ये जनता को लोन देंगे 8 से ज्यादा, यानी कि कोई देगा 9% पे, कोई देगा 9.5% पे, कोई देगा 10% है, मतलब उनसे ज्यादा भी देगा। अब ये स्थिति है बैंक दर की। व्यापारिक बैंकों ने लोन लिया और फिर जनता को दे दिया। अब अगर
अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी हुई हो, क्या हो, बढ़ी हुई हो, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति हो। कौन सी स्थिति? मुद्रा स्फीति, मतलब महंगाई हो। तो महंगाई की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा पूर्ति को क्या करना पड़ेगा? कम करना होगा। क्या करना होगा? मुद्रा पूर्ति को कम करना होगा। और मुद्रा पूर्ति तभी कम होगा जब अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंक द्वारा लोन कम जाए, और लोन तभी कम जाएगा जब लोन महंगा होगा। इसके लिए क्या किया जाता है? आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जो बैंक रेट है, बैंक रेट को बढ़ा देती है। तो बैंक रेट के बढ़ने से जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी बढ़ जाता है, लोन महंगा हो जाता है। और लोन महंगा होने से समाज में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये महंगाई की स्थिति है वो कंट्रोल में आने लगती है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति हो? मंदी की स्थिति हो। मंदी स्थिति तब होती है जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है, और मुद्रा की पूर्ति जब कम होती है तो मंदी की स्थिति को बढ़ाने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ता है। तो मुद्रा की पूर्ति तभी बढ़ेगी जब अर्थव्यवस्था में लोन सस्ता मिले। लोन को सस्ता करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक रेट को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। क्या किया जाता है? कम। मतलब साफ है, बैंक दर के द्वारा अगर महंगाई को कंट्रोल करना है, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना है, मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। और मुद्रा अपस्फीति को अगर कम कंट्रोल करना है तो बैंक दर को घटा दिया जाता है। ये पहला यूं। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं मतलब जब केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार के प्रतिभूतियों को, सरकार के बॉन्ड को, सरकार के बंधपत्र को ओपन मार्केट में क्रय या विक्रय किया जाता है। आरबीआई जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल करेगी या परचेज करेगी तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं क्या चीज़? खुले बाजार की क्रिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होता है क्रय करना, दूसरा होता है विक्रय करना, यानी कि बेचना। बेचने से क्या होता है ना, बेचने से व्यापारिक बैंक वाले सर को, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा जो है सिक्योरिटी होती है, लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है, तो व्यापारिक बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करती हैं। ऐसे व्यापारिक बैंकों का पैसा चला जाता है केंद्रीय बैंक के पास, और उनके पास पैसा कम बचता है। वहीं पर अगर केंद्रीय बैंक ने इसको बेच दिया, खरीदा वापस, तो सिक्योरिटी चली जाती है आरबीआई के पास, पैसा आ जाता है व्यापारिक बैंकों के पास। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? मान लीजिए मुद्रा पूर्ति बहुत ज़्यादा है, मुद्रा पूर्ति के ज़्यादा होने से महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा है वो कम करना पड़ेगा। तो व्यापारिक बैंकों के पैसे को, रिजर्व को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड को बेचती हैं। गवर्नमेंट बैंक बॉन्ड को बेचने से व्यापारिक बैंक बॉन्ड को परचेज करते हैं और पैसा चला जाता है आरबीआई के पास। तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा कम बचता है। जब व्यापारिक बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो ऋण कहाँ से बांटेंगे? तो इससे मुद्रा स्फीति की स्थिति कंट्रोल होती है, यानी कि महंगाई कंट्रोल होती है। वहीं पर जब देखा जाता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, ठीक है ना, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा नहीं है, लोन नहीं जा पा रहा है, तो व्यापारिक बैंकों के पास पैसा को बढ़ाने के लिए, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है ना, बाजार से दोबारा से जो सिक्योरिटी उन्होंने बेच रखा था उसको वापस खरीद लेती है। तो ऐसे में वो खरीदने से क्या होता है ना, केंद्रीय बैंक का पैसा पहुंच जाता है व्यापारिक बैंकों के पास, और व्यापारिक बैंक पैसा आएगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे? उनको लोन ही बांटेंगी ना, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति। तो सिंपल सी बात है कि अगर साख को कम करना हो, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है और साख का विस्तार करना है, तो सरकारी प्रतिभूतियों को क्या किया जाता है? क्रय कर लिया जाता है। नेक्स्ट है नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। क्या होता है? प्रत्येक व्यापारिक बैंकों के पास जो भी कुल जमा होता है, प्रत्येक व्यापारी डेली जनता के साथ लेन देन होता है, तो उनके पास जो भी पैसा जमा होता है, टोटल का एक निश्चित भाग नगद रूप से केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। मान लीजिए बैंकों ने एक दिन में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तो 10,000 रुपए का एक निश्चित परसेंटेज कहाँ रखना पड़ता है? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास, वो भी किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। तो ये जो परसेंटेज है, इसी परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? CRR कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए कि मान लीजिए व्यापारिक बैंकों के पास 10,000 रुपए का क्या आया? जमा आया। तो आरबीआई ने कहा है
कि इसका 20% आप हमारे पास जमा करोगे, यानी कि CRR 20% है। मतलब है कि 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, RBI के पास जमा हो जाएगा। तो और व्यापारिक बैंक के पास कितना बचेगा, 8,000 रुपये। इसका तो ये 8,000 रुपये का ही क्या कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, 8,000 रुपये का ही लोन बांट पाएंगे। अब अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई छाई हुई है तो मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे कम भेजने पड़ेंगे, और पैसे कम कब तभी कम जाएगा जब CRR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, CRR में वृद्धि होगी। ऐसे में अगर 2,000 की जगह 20% की जगह 25% कर दिया जाए तो 2,500 रुपये घट जाएगा, बचेगा 7,500, यानी कि अर्थव्यवस्था में 7,500 रुपये जाएगा, 500 रुपये कम जाएगा। वहीं पर अगर मुद्रा अविस्फीति है, कौन सी स्थिति है, मुद्रा अविस्फीति है, मतलब मंदी की स्थिति छाई हुई है, तो ऐसे में CRR को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। मतलब 20% है, 20% से कम करके इसको 15% कर दिया जाएगा। मतलब अब पैसे 2,000 की जगह 1,500 कम होंगे और बचेंगे जाके 8,500, यानी कि अब 500 रुपये अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जाएगा। तो ये स्थिति होती है कि CRR को स्फीति की स्थिति में साख को कम करना है तो CRR को बढ़ाया जाएगा, साख की मात्रा को बढ़ाना है तो CRR को घटा दिया जाएगा। फिर है आपका सांविधिक तरलता अनुपात, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी CRR का छोटा भाई है, लेकिन ये है का अंतर क्या है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमाओं का एक निश्चित भाग, जो RBI निश्चित करती है, अपने पास, खुद के पास तरल रूप में रखना पड़ता है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जिसको जब चाहे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। CRR में क्या होता है, कैश फॉर्म में RBI के पास जमा करना पड़ता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर खुद के पास जमा रखना पड़ता है, लेकिन जमा करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। यहां पर भी सेम है, वही है कि कुल जमा का निश्चित भाग, अगर कुल जमा का निश्चित भाग अगर जमा करना पड़े तो सोचिए, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, वहीं पर SLR को घटाया जाएगा तो मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई है, मुद्रास्फीति ज़्यादा है, तो साख को कम करना पड़ेगा, मुद्रा पूर्ति को कम करना पड़ेगा, इसके लिए SLR को बढ़ाना पड़ेगा। भाई अर्थव्यवस्था में महंगाई है, यानी कि अविस्फीति है, बहुत ही हालत खराब है, तो इसे मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है, यानी कि साख को बढ़ाना पड़ेगा, साख का विस्तार बोलते हैं। तो इसमें SLR को कम किया जाएगा ताकि व्यापारिक बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचा रहे और रिजर्व कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति है रेपो रेट। ठीक है, उन्हें रेपो रेट कहाँ गया, चलो बताते हैं, मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेपो रेट। प्रत्येक व्यापारिक बैंक जब उनको आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी आवश्यकता पर क्या करती हैं, RBI यानी कि सेंट्रल बैंक से अल्पकालीन ऋण लेती है। क्या लेती है, अल्पकालीन ऋण लेती है, और ये अल्पकालीन ऋण 1 से 14 दिन के लिए हो सकता है। तो अल्पकालीन ऋण लेती है, तो जिस दर पर ये ऋण लिया जाता है उस दर को रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। मतलब यहाँ पर बैंक रेट का ये छोटा भाई है। यहाँ पर भी सेंट्रल बैंक से व्यापारिक बैंक लोन लेते हैं, यानी कि रेपो रेट पर। किस पर, रेपो रेट पर। तो जिस रेट पर लोन लिया जाता है उससे ज़्यादा रेट पर जो है जनता के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, अगर मान लो 5% के हिसाब से लोन लिया तो 6% के हिसाब से बांटा जाएगा। इसका मतलब होता है अगर साख का संकुचन करना है, यानी कि साख को कम करना है, तो ऐसे में जो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि ब्याज रेट बढ़े। वहीं पर अगर साख का विस्तार करना हो, क्या करना हो, साख का विस्तार करना हो, तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा ताकि लोन सस्ता हो जाए, लोन ज़्यादा। तो ये होता है रेपो रेट, अल्पकालीन ऋण के लिए होता है। दूसरा है आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या चीज है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपनी अधिक जमा को, किसको, अधिक जमा को सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के पास क्या करती है, जमा करती हैं। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी व्यापारिक बैंकों के पास जमा करते करते ज़्यादा ही जमा हो जाता है, उसका वो यूज़ नहीं कर पाता, कि क्या करे,
तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को आरबीआई के पास जमा करते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, यानी कि उनके पास जमा ज़्यादा हो जाता है। तो ये पैसे कहाँ जमा करते हैं, वो आरबीआई के पास क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो आरबीआई के पास पैसा जमा होने के लिए, वो भी किसके लिए, अल्पकालिक, थोड़े टाइम के लिए, ताकि जरूरत पड़े तब निकाल लेंगे। तो जिस दर पर ये जमा होता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर अब रेट आरबीआई व्यापारिक बैंकों को देंगी। अगर आरबीआई ने ये रेट बढ़ा दिया तो व्यापारिक बैंक ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, यानी कि व्यापारिक बैंकों का पैसा जनता के पास ना जाके आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। यानी कि साख के संकुचन के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, और साख का संकुचन करना है तो रिवर्स रेपो रेट को घटाया जाएगा। तो ये है मात्रात्मक विधियाँ, जहाँ पर डायरेक्टली मुद्रा पूर्ति को कम किया जाता है या मुद्रा पूर्ति को बढ़ाया जाता है साख के नियंत्रण करने के लिए। लेकिन कुछ रीतियाँ ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली साख को, यानी कि क्रेडिट को, यानी कि उधार देने की मात्रा को नहीं प्रभावित करती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से काम किया जाता है, जिसको बोलते हैं चयनात्मक या फिर गुणात्मक साख नियंत्रण की रीतियां। इस रीतियों में मुख्यतः 4 प्रकार की रीतियां काम करती हैं। सीमांत आवश्यकताएं या मार्जिन में परिवर्तन, दूसरा है साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब ये सब क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सीमांत आवश्यकता या मार्जिन में परिवर्तन। देखिए, जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब गोल्ड लोन ले जाएंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम जो है बैंक के जा रहे गोल्ड, और हमारे पास 10 ग्राम सोना है, और 10 ग्राम सोने के मार्केट वैल्यू कितनी है आज के टाइम, मानते 95,000 रुपये है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे होगा तो माफ कीजिएगा, मैंने एस्टिमेट वैल्यू लगाया 95,000 रुपये। तो 10 ग्राम सोना लेने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया मुझे लोन चाहिए। तो बैंक वाले 10 ग्राम सोना जिसकी मार्केट वैल्यू 95,000 रुपये है, आपसे कहती हैं कि हम आपको 80,000 रुपये का ही लोन दे पाएंगे। आप पूछोगे भैया 15,000 रुपये हमारे कहाँ गए, वैल्यू तो आपके 95,000 है। तो वो कहती आरबीआई का गाइडलाइन है कि हम जितना पैसा, हम जितना वैल्यू का गोल्ड हमारे पास आता है उतने का लोन हम नहीं दे सकते, कम का दे सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो 15,000 का डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं हम मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब होता है लोन कम जाएगा। लोन कम जाने से मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी। वही अगर मार्जिन को घटा दिया जाता है तो लोन ज़्यादा जाएगा। लोन क्या हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा, इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर साख को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और यहां पर सीधा असर किसका होता है, किस पर होता है, सीधा असर ग्राहक पर होता है, ना कि व्यापारिक बैंक की मुद्रा की पूर्ति पर। इसको बोलते हैं मार्जिन आवश्यकताएं। हर एक सिक्योरिटी, चाहे आप अपने प्रॉपर्टी पर लोन लेने जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी गिरवी रखने जा रहे हैं, सोना गिरवी रखने जा रहे हैं, तो जितने की वैल्यू होगी उतने का लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का मिलता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, कौन सा डिफरेंस, जो मॉर्गेज होता है, मतलब जो आपकी प्रतिभूति होती है जमानत वाली, और जो आपकी उधार दी जाने वाली रकम होती है, उन दोनों के बीच के अंतर को ही मार्जिन सीमा कहा जाता है। इसके बाद दूसरी विधि है साख की राशनिंग। हम सबको पता है आज के टाइम में, ठीक है, व्यापारिक बैंक कई प्रकार के लोन बांटती हैं। हर एक व्यापारिक बैंकों की अलग अलग तरीका है लोन बांटने का। तो यहाँ पर साख की राशनिंग करने का मतलब होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों की लोन देने की जो लिमिट को निश्चित करना होता है। व्यापारिक बैंक की जो अलग अलग बैंकों की अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग ब्याज रेट होता है, अलग अलग उनकी पॉलिसी होती है। तो अलग अलग बैंकों के ऊपर अलग अलग प्रकार से आरबीआई नियम कानून बनाती हैं। इसको हम साख की राशनिंग कहते हैं। कैसे, मान लीजिए केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी कर सकती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, अगर मान लो कोई बैंक सही से काम नहीं करते, उनकी लोन देने की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा, कौन कितना का ऋण बांट सकता है, लिमिट किया जा सकता है। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से मना किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसाय को दी जाने वाली साख की सीमा को निश्चित कर सकता है। मतलब मुख्यतः 4 प्रकार से राशनिंग की जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोन दिए जाने वाले लोन को लिमिट किया जा सकता है, या फिर व्यापारिक बैंक द्वारा लोन देने की मात्रा को लिमिट किया जा सकता है, या फिर लोन देने को ही बंद किया जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि आप उद्योग को लोन नहीं दोगे, आप एग्रीकल्चर लोन नहीं दोगे। कई प्रकार की यहाँ पर
नियम कानून का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है उपभोक्ता साख नियंत्रण। अब यहाँ पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर नियम ना बना के जो है उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाती है। आज के टाइम में हम सबको पता है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, ईएमआई पर चीज़ों खरीदते हैं। क्या करते हैं, ईएमआई, यानी कि हम चीज़ों को उधार खरीदते हैं और किस्तों में उसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो उधार खरीदना और उसके बाद धीरे धीरे पेमेंट करना, इसको बोलते हैं उपभोक्ता साख। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता साख। आज हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आया, हमें एसी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, सब कुछ लगभग बहुत सारे आइटम आज के टाइम पे हमें ईएमआई पे मिल जा रहा है। तो ईएमआई पे लेने का मतलब पैसे कम है फिर भी हम सामान खरीद रहे हैं, तो इससे मांग बढ़ जाती है। तो अगर अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसको कम करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उधार की जो लिमिट है, यानी कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली साख, इसको कम किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि मोबाइल अब उधार में ईएमआई पर नहीं बिकेगा, किया जा सकता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको उधार में नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं साख नियंत्रण करना। किसके साख को, डायरेक्टली उपभोक्ता के साख को, और उपभोक्ता इससे कम या ज़्यादा खरीद या कर सकती है। तो अगर साख का नियंत्रण करना है तो उपभोक्ता के साख को कंट्रोल किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना है तो उधार की फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। जैसा मोबाइल आधार लाओ, उधार लेके जाओ, तो ये कुछ भी तरह से नियम कानून बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कार्यवाही ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। तो होता है क्या ना, जब व्यापारिक बैंक किसी भी तरीके से केंद्रीय बैंक के आदेशों को नहीं मानती है, हम नहीं मानेंगे जाओ, तो ऐसे में एट लास्ट केंद्रीय बैंक को कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं जिससे वो अपनी औकात में आ जाए। और ये कदम दो प्रकार से हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मान लो कोई बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है ताकि बाकी बैंक भी उसके काम को फॉलो करे, तो उस विशेष बैंक को रिवॉर्ड दिया जा सकता है, इनाम दिया जाता है। जैसे उनकी लोन की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है, उनको बहुत ही कम रेट पे इंटरेस्ट लोन दिया जा सकता है, या उसको साख की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, या उसको नंबर 1 नंबर 2 का बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। कई प्रकार से उसको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जा सकता है ताकि बाकी बैंक भी देख के उसको फॉलो करे। या फिर उस बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बैंक के जो है सहयोग ना करे, उनको बिलों को डिस्काउंट करने से मना किया जा सकता है, उन्हें ऋण देने से मना किया जा सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, इवन उनके लाइसेंस को भी खत्म किया जा सकता है साख के नियंत्रण के लिए, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो ये सारे उपाय केंद्रीय बैंक करती हैं, जिसको हम मौद्रिक नीति के अंग कहा जाता है, मौद्रिक नीति के उपाय। तो ये सारी विधियां आपको बताना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की सभी रीतियां समझ में आ गई? अगर कोई भी एक रीति या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।